बेटा नंबर आपके सिलेबस पूरा करने से नहीं आते हैं। हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट मेक्स इन देयर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपार्टमेंट अगर आए तो क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो भाई अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर क्या करना है, ईयर रिपीट करना है। ईयर रिपीट करना पड़ जाएगा अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दोगे तो। और इसका इम्पैक्ट आगे चल के आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा कि भाई बच्चे ने अपने एकेडमिक ईयर्स में अपना एक ईयर रिपीट किया है, राइट। दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का मौका जो आपको मिला है ये आपको एक लास्ट चांस के रूप में मिला है जिसमें आप जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर योर टीचर, बट यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, राइट। तो अब जब ये तय कर लिया है कि भाई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही है तो हमें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी पूरे तन मन धन से करनी चाहिए, राइट। प्रिपरेशन ऐसे ही करो कि भाई मज़ा आ जाए। एग्ज़ाम में आप अपना 100% दीजिए, फिर जो भी परिणाम आए, जो भी रिज़ल्ट आए वो अच्छा ही आएगा क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक अक्सर बच्चे कर देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप जो है इन मिस्टेक्स को करने से बचेंगे और इन मिस्टेक्स को आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, राइट। तो पहली जो मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं वो करते हैं बच्चे इग्नोरिंग दी सिलेबस एंड वीक एरियाज, राइट। आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है, इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि आपने जब अपनी मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी तब आपने जो आपका जो सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इग्नोर किया होगा, राइट। तो पहले ही आपको ये चीज़ करनी है, आपको सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। यू नीड टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। Stick to the syllabus. Stick to the syllabus. अब भाई सिलेबस के साथ हम पढ़े कैसे और सिलेबस के अनुसार पढ़ना ज़रूरी क्यों है ये जान लेते हैं। तो बच्चों जो सिलेबस होता है वो हमारा जो है एक तरह का रोड मैप होता है, किसका, सक्सेस का। सिलेबस से हम प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो सिलेबस ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब सिलेबस जो है वो हर कैटेगरी के बच्चों के पास होता है। हर कैटेगरी से मेरा मतलब है इंटेलिजेंट बच्चे के पास भी वही सिलेबस है और डल बच्चे के पास भी वही सिलेबस है, ठीक है। पर वो बच्चा डल रह कैसे जाता है, उसका दिमाग डल नहीं है, उसने सिलेबस को इग्नोर किया। यहाँ से वो बच्चा जो है एवरेज होना शुरू हो गया और डिफरेंट होना शुरू हो गया किन बच्चों से, इंटेलिजेंट बच्चों से। जो बच्चे इंटेलिजेंट थे वो अपने सिलेबस पर स्टिक रहे, जो उनका सिलेबस था उन्होंने वही समझा, वही पढ़ा, वही लिखा, अच्छा स्कोर किया। जो बच्चे सिलेबस को इग्नोर करना शुरू कर गए वो वहीं पे काम गड़बड़ होता गया। तो इसलिए अब जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है इसमें आपको सिलेबस से स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम सिलेबस से स्टिक कैसे रहेंगे, तो अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की तो सीबीएसई जो है वो मार्किंग स्कीम जो है वो करता है, रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेट्स से फॉर मैथमेटिक्स, फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स द टॉपिक रियल नंबर्स कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ 5 marks and the topic just next to the real numbers which is of algebra, it alone contains 20 marks, right.
तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स पहले करना कि अलजेब्रा पहले करना? ऑफ कोर्स अलजेब्रा पहले करना। तो ये ऐसे पढ़ाई करी जाती है। मार्किंग स्कीम में जो चैप्टर्स ज़्यादा नंबर को कंटेन कर रहे हैं, आप उन्हें पहले करें, उन पर टाइम ज़्यादा दें, उन पर अपनी कमांड अच्छी करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो चैप्टर कम नंबर के आ रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं होने चाहिए, पर क्योंकि ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, इसमें आपको समय कम मिला है, तो उन चैप्टर्स पर अपनी कमांड अच्छी बनाओ जिन चैप्टर्स के नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो सेकंड पॉइंट इज स्टडी अकॉर्डिंग टू दी मार्किंग स्कीम, राइट। दूसरा देखिए, इग्नोरिंग द सिलेबस वाला पार्ट तो क्लियर होगा। वीक एरियाज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे वीक एरियाज कौन से हैं। अभी जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी की थी कि आप अपनी जो शीट है वो रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, तो उसमें एक कॉलम आता है ईमेल का। तो अगर उसमें आप अपनी ईमेल आईडी दे दें तो सीबीएसई जो है वो आपकी आंसर शीट जो है उस ईमेल आईडी पर सेंड कर देती है, चेक आंसर शीट। ठीक है, तो उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपके नंबर कहाँ कटे हैं, आपका वीक एरियाज कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुड वर्क ऑन वीक एरियाज, राइट। शुड वर्क ऑन वीक एरियाज, आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है। तो आई होप जो पहला मिस्टेक बच्चे करते हैं कि सिलेबस को इग्नोर करना और अपने वीक एरियाज को इग्नोर करना, वो आपको क्लियर होगा। अब ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अब सेकंड पे बात आते हैं कि भाई सेकंड मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं। सेकंड मिस्टेक ये बहुत ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो देखो, अब ये कंपार्टमेंट एग्जाम है, ये दिस इज योर लास्ट चांस। ये नहीं तो अब और चांस आपको नहीं मिलेंगे, देन यू नीड टू रिपीट द ईयर। ठीक है, तो अब कंपार्टमेंट एग्जाम में अब आपको चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल होता है, टाल मटोल चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उसके अगले दिन। ठीक है, जो करना है आज करना है, अभी करना है बल्कि। ठीक है, ये इस तरीके का एटीट्यूड आपका अब होना चाहिए बच्चों। तो पहला पॉइंट आपका होगा स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट अब नहीं करना है, समय ही नहीं है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, करोगे क्या आप? ठीक है, दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन का पॉइंट क्लियर होगा। टाइम मैनेजमेंट पे मैं जल्दी आता हूँ। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम कम है, सिलेबस पूरा करना है, रिविजन्स भी करनी है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सिलेबस ही पूरा हो जाए, रिवीजन तो देखी जाएगी। नहीं बेटा, नंबर आपके सिलेबस पूरा करने से नहीं आते हैं, नंबर आते हैं कि आपने नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी करी है। ये मैं आपको टॉपर्स का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। जो टॉपर्स होते हैं वो नंबर्स ऑफ रिवीजन ज़्यादा करते हैं, सिलेबस तो वो ऐसे ख़त्म करते हैं, ऐसे बिल्कुल फटाफट, बुलेट ट्रेन की स्पीड में सिलेबस ख़त्म होता है टॉपर्स का। ठीक है, बल्कि अभी जो बच्चे इसमें आए हैं, 10th में आए हैं, 2025 to 2026 का जो बैच है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, उसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने जो है अपना सिलेबस मैथ का तो कंप्लीट कर लिया होगा इन 1.5 महीनों की छुट्टियों में। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो टॉपर्स होते हैं वो अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करते हैं और फिर वो ध्यान देते हैं अपना नंबर ऑफ रिविजन्स में। तो ऐसे ही आपको भी करना है, सिलेबस आपको पूरा जल्दी करना है। मैं मोटे मोटे तौर पे आपके पास भी 1 महीने का टाइम है, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो कि 20 डेज में आप अपना सिलेबस पूरा कर लो, और जो बाकी के जो 10 दिन है
उसमें आप अपनी रिवीजन कर लो। बच्चों रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन आपको ज़रूर करनी है, रिवीजन करे बिना नंबर नहीं आएंगे। लिख लो, लिख लो। जितने भी बच्चे आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जो आपके साथ कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे, वो सब अपना सिलेबस पूरा करके बैठेंगे, राइट और रॉन्ग, राइट। तो उन बच्चों से आपको डिफरेंट क्या बनाएगा, आप एक गेम अहेड कैसे रहोगे उनके, नंबर ऑफ रिवीजन से, ठीक है। कम से कम एक बार तो रिवीजन आपको करनी ही है, राइट। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे जो 2 मिस्टेक बच्चे करते हैं। मैं तीसरी मिस्टेक के पास आता हूँ फटाफट। तीसरी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं, इसमें से तो ये तो काफ़ी आप बच्चे भी करते होंगे, रिलायंस ऑन गेस वर्क एंड इग्नोरिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। गैस वर्क पर रिलाई करते हैं अपने ज़्यादातर टाइम, यानी कि गैस वर्क अब किस में होगा, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके जो हैं एमसीक्यूज़ आते हैं, राइट। एमसीक्यूज़ आपके अच्छे खासे डिसेंट नंबर के आते हैं, राइट। तो उसमें जो है आप लोग क्या करते हो, गैस वर्क करते हो, है ना, तुक्केबाजी जिसको कहते हैं आम भाषा में, तुक्केबाजी। या आपने अपने मेन एग्ज़ाम में किया होगा, पर आपको ये अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। तुक्केबाजी नहीं करेंगे तो अब ये पेपर कैसे देंगे, एमसीक्यू कैसे करेंगे, हम तो तुक्केबाजी के भरोसे ही हैं। ये आप अपने फंडामेंटल्स पे करोगे, ठीक है। सर फंडामेंटल्स क्या होता है, राइट। फंडामेंटल्स में आपको जो है अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ्स की बात करूं मैं अगर, तो आपके कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले दोनों क्लियर होने चाहिए, तब आपके जो हैं एमसीक्यू बन जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले अब क्लियर कैसे करें, तो देखिए क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है, वो उसमें कम से कम 14-15 चैप्टर हैं। वो 14-15 चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले आपके 2 से 3 पेज पे आ जाएंगे। यानी कि क्लास 10th की पूरी बुक के कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले जो हैं 2 से 3 पेज के अंदर आ सकते हैं। आप आराम से 3-4 घंटे का समय दीजिए, वो 2 से 3 पेज में पूरे कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले लिखिए, उनको अपनी टिप्स पे कर लीजिए, ठीक है। एक बार जब वो आपके टिप्स पे हो जाएं, ठीक है, टिप्स पे हो जाने के बाद जो है आप फिर क्वेश्चंस करने शुरू करिए। अब क्वेश्चन जो है एकदम से अच्छे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मत उठाना, क्वेश्चंस करने का भी एक तरीका होता है। अभी आपने अपना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर किए, तो पहले आप सॉल्व्ड क्वेश्चन कीजिए, यानी कि जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, आपकी एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, तो वो एग्जाम्पल्स करिए, फिर एक्सरसाइज करिए और फिर पीवाईक्यूज करिए, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड मिस्टेक है उसकी मोटे मोटे तौर पे समरी क्या बन के निकली कि नो गैस वर्क, हमें गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में गैस वर्क करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो नो गैस वर्क, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले दोनों में कमांड होनी चाहिए। तीसरा, क्वेश्चंस करने का तरीका, पहले एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज और फिर PYQs, राइट, ठीक है। गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले पे कमांड करनी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करने हैं पहले, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के कर लेना, ये भी एनसीईआरटी के, और PYQs लगा लेना। PYQs आपको जो है कम से कम 2 साल पुराने PYQs लगा लेना, और 2 ही साल पुराने जो कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर रहे हैं वो लगा लेना, ठीक है। इट विल बी मोर देन इनफ। तो 3 मिस्टेक्स मैं आपको बता चुका हूं। जो चौथी मिस्टेक अक्सर बच्चे कर देते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब यहां तक जब आपने कर लिया, पूरी उससे मन से करा, पूरी अपनी मेहनत से करा,
तो यहाँ तक जो है आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जो हैं सिलेबस पूरा करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सिलेबस पूरा हर कोई करेगा, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है देन आपको रिविजन्स करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ रिविजन्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करें, आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, इनकी कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दोनों होने चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करो। अब मॉक टेस्ट कैसे दें, सीबीएसई ने भी अपने साइट पे 2 सैम्पल पेपर्स डाल रखे हैं, राइट। और जो है काफ़ी पब्लिशर्स भी हैं, जैसे ओसवाल हो गया, एग्ज़ाम आइडिया हो गया, इन सब, अरिहंत हो गया, इन सब की जो सैम्पल पेपर्स आते हैं इनमें भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वो मॉक टेस्ट करने हैं आपको। शुड डू अ मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है आप कोशिश करना जिस टाइम पे आपका रियल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि 10 से 1 उसी टाइम पे देने की कोशिश करना ये मॉक टेस्ट, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही, सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक के बीच में, ये नहीं रात को लेके बैठ जाओ। 10 से 1, 10 AM to 1 PM, राइट। और जो है 3 घंटे की सिटिंग के ये पेपर होते हैं, तो 3 घंटे की सिटिंग में ही ये पेपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 से 11 बजे तक पेपर दिया, फिर 11 से 11:30 आप उठ गए, तो फिर जो है आप 11:30 बजे बैठे तो पेपर 1 की बजाय 1:30 बजे तक हो जाएगा। नहीं, 10 से 1 घंटे की लगातार 3 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए, उठना नहीं है। क्या 3 घंटे भी नहीं बैठ सकते क्या, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट करने हैं, और मॉक टेस्ट करने के बाद मान लो आपने 1 बजे तक मॉक टेस्ट किया, 1 बजे आप उठ गए, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर अब लंच वंच कर लिया, 2 बजे या फिर 2:30 बजे चलो आप जो है बैठ गए, जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका एनालिसिस करने, उसको चेक करने कि नंबर कहाँ कम है, मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं, मेरे को किन टॉपिक्स पे, किन कंसेप्ट पे दोबारा काम करने की ज़रूरत है, राइट। फिर देखना बच्चों कि जो यहाँ पे आपके वीक एरियाज थे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आकर कम हो गई होगी, यानी कि यहाँ पर वीक एरियाज आपके ज़्यादा होंगे और यहाँ पर कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आपने ये स्टेप कर लिया है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, PYQs, राइट। तो यहाँ पे तो कम ही वो आएंगे आपके वीक एरियाज, उन कम पे फिर काम कर लेना। अब कैसे काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे, एग्जाम्पल्स लगाओ, एक्सरसाइज लगाओ, PYQs लगाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करो, राइट। तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट करना है, उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है आप आइए अपनी 5th मिस्टेक पे, जो अक्सर बच्चे करते हैं, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है बच्चों। ये जो है ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और वैसे भी बड़े लोग कहते थे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, राइट। कुछ ऐसी टिपिकल लाइन सुनी है आपने, मैं बिल्कुल इस लाइन को मानता हूँ कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आपको लगे कि भाई मेरे को एग्जॉशन ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो 10-15 मिनट की वॉक के लिए चले जाइए, नेचर के पास जाइए, थोड़ा गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, ग्रीनरी में जाइए थोड़ा, ठीक है। और कोशिश करिए ये जो 1 महीना है जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक अ हेल्दी डाइट, जंक फूड थोड़ा अवॉइड कर दो, क्योंकि इसका असर आपकी हेल्थ पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो बाद में पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, पर आपके दिमाग पे ज़्यादा पड़ेगा पहले, ठीक है। हेल्दी डाइट लोगे, घर का खाना लोगे, बैलेंस डाइट लोगे, थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा। थोड़े बादाम खाओ, थोड़ा दूध पियो, राइट।
तो ये 5 मिस्टेक्स ऐसी हैं बच्चों जो मैंने आपको बता दी, जो अक्सर बच्चे करते हैं। ये आप ना करें। इन 5 मिस्टेक्स को आप जो है एक अपॉर्चुनिटी में टर्न करें कि भाई मुझे तो ये पहले से ही पता है कि मैं ऐसी मिस्टेक करने जा रहा था, लेकिन मुझे पता चल गई, तो अब मैं इनको करने से बचूंगा। और ये जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं कि ये सब आपको करना चाहिए, जैसे कि आपको कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपने क्लियर करने हैं। क्लियर कैसे करेंगे? उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स लगाइए, फिर एक्सरसाइज, फिर PYQs, मॉक टेस्ट, ठीक है। अपने वीक एरियाज पे काम कीजिए, स्टडी अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। तो ये सब अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। कब से? कल से नहीं, क्योंकि मैंने ये भी तो पढ़ाया है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। तो कब? कल से करोगे? नहीं ना, आज से, बल्कि अभी से, ठीक है। तो आई होप ये 5 मिस्टेक आपको समझ में आ गई हैं, जिसको आप अब नहीं करेंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। यू नीड टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू नीड टू मेक योर टीचर्स प्राउड। ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।